सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पूरे यूनिवर्स की सुरक्षा की कामना करते हुए सत्र प्रारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, आत्मवंदन। रॉ द लॉ ऑफ वन, यानी एक का कानून, एक का ज्ञान या एक के तरीके। दोस्तों, रॉ मटेरियल में दी गई जानकारी और सूचनाएं को मानना ना मानना आपकी फ्री विल है। मैं तो सिर्फ ये मटेरियल पढ़ रही हूँ। रॉ मटेरियल को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करके दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। यह आपकी फ्री विल है, और यदि किसी ने इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। चलिए आज के सत्र पे चलते हैं। सत्र 47, सेशन 47। रिकॉर्डिंग डेट 18 अप्रैल 1981। जैसे कि राह कहते हैं, हम राह हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। डॉन पूछते हैं, क्या आप पहले हमें कार्ला की स्थिति का संकेत दे सकते हैं? रा बोलते हैं, ये वैसा ही है जैसा कि पहले बताया गया था। डॉन बोलते हैं, ठीक है। पिछले सत्र के अंत में मैं जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था वो ये था। रचिता खुद को हमारे विकास कर्म या अनुभव से जानने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। आप हमें इसका महत्व चौथी घनत्वता के नेगेटिव या पॉजिटिव समूह के विकास क्रम या अनुभव के हिसाब से बता सकते हैं, और ये योजना लोगों द्वारा क्यों बनाई गई थी? रॉ बोलते हैं, आपके सवाल में स्वाभाविक गलतियां हैं, हालांकि हम इसके मुख्य बिंदु का जवाब दे सकते हैं। गलती इस विचार में है कि समूह की योजना को लोगोस या उपलोगोस के द्वारा बनाया गया था। ये गलत है, क्योंकि रचिता की एकता प्रेम द्वारा बनाए गए किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से में मौजूद होता है। विशेष रूप से एक आत्म जागरूक प्राणी के अंदर भी मौजूद रहता है। यानी ये लोगोस ने नहीं बनाया सिस्टम, ये तो रचिता का प्रेम है कण कण में। हालांकि स्वतंत्र इच्छा के कारण ही ऐसे समूह के बनने की संभावना होती है, जिसमें एक खास स्तर पर मन का विकास क्रम होता है, यानी कि एक जैसी सोच या दिमाग वाली इकाइयों का समूह बनता है जिनकी स्वतंत्र इच्छा होती है। इन इकाइयों द्वारा इस तरह के समूह को बनाने का उद्देश्य या कारण बस इतना होता है कि ये इससे रचयिता खुद को जान सकते हैं, क्योंकि जब कोई मन शरीर आत्मा का एक गुट जो एक जैसी सोच वाले होते हैं और एक समूह को बनाने में सक्षम होते हैं, तो उस समूह की प्रत्येक इकाई के सारे अनुभव पूरे समूह को मिलता है। इस प्रकार रचयिता अपनी रचना के बारे में और अधिक जानते हैं, जो कि उस प्रत्येक इकाई में है जो इस इकाइयों के जुड़ाव यानी कम्युनियन में हिस्सा लेते हैं। डॉन आगे बोलते हैं, हमने ये वैल्यू चुनी है या हमें दी गई वैल्यू के अनुसार चौथी घनत्वता के पॉजिटिव झुकाव वाले समूहों के लिए
50% से अधिक, हम इन्हें 51% भी बोल सकते हैं, की सेवा और चौथी घनत्व के नेगेटिव झुकाव वाले समूहों के लिए 95% से अधिक खुद की सेवा की वैल्यू है। क्या ये दोनों वैल्यू कंपनता को दर्शाती है? तो रा बोलते हैं, हमें महसूस हो रहा है कि आपको अपने सवाल को बताने में कठिनाई हो रही है। हम जवाब देंगे ताकि आपके सवाल को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा सके। पॉजिटिव और नेगेटिव झुकाव में कंपनता के दर को एक समान नहीं समझा जाना चाहिए। उन्हें इस रूप में समझा जाना चाहिए कि उनकी अनंत बुद्धिमानिता को स्वीकार करने और उसके साथ काम करने की ताकत किस डिग्री की है या कितनी इंटेंस है, तीव्र है। इस तथ्य के कारण ही नेगेटिव झुकाव वाले ताकत की व्यवस्था में प्राथमिक रंग नीला गायब रहता है। इसलिए हरे नीले कंपनता की ऊर्जाएं चौथी और पांचवी घनत्वता के नेगेटिव कंपनता दरों की सूची या पैटर्न में दिखाई ही नहीं देती है। दूसरी ओर पॉजिटिव में समय स्थान कंपनता पैटर्न के सच्चे ट्रू रंगों का पूरा स्पेक्ट्रम है और इस प्रकार इसमें अलग अलग कंपनता के पैटर्न्स या सूची है। इसमें से प्रत्येक चौथी घनत्व का कार्य करने में सक्षम है और यही कटाई का मापदंड है, यानी कि पूरे चक्र किसी के बैलेंस हो जाए तो फिर वो कटाई के लायक हो जाएगा। डॉन पूछते हैं, क्या आपने कहा कि नेगेटिव झुकाव वाले चौथी घनत्वता से नीला गायब था? तो रा बोलते हैं, आइए हम इसे और स्पष्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है, सभी जीवों में सभी संभव कंपनताएं दरों में क्षमता पोटेंशियल होता है। इस प्रकार हरे और नीले ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करने की क्षमता निस्संदेह ठीक वही है जहां इसे प्रेम की रचना में होना चाहिए। हालांकि नेगेटिव झुकाव वाली इकाई लाल और नारंगी पीले को अत्यंत कुशलता से इस्तेमाल करके सीधे इंडिगो में प्रवेश द्वार में से बुद्धिमान ऊर्जा के द्वारा अनंत बुद्धिमानिता से संपर्क करते हैं। यानी ये बीच के दो रंग ग्रीन और हम उसको बोलेंगे ब्लू नहीं होते उनमें, वो सीधे वहां चले जाते हैं। कोई टेक्नोलॉजी भी यूज करते होंगे। फिर डॉन बोलते हैं, फिर चौथी घनत्वता से पांचवी में जाने के लिए भी क्या कोई ऐसा प्रतिशत है जैसा आपने तीसरी से चौथी जाने के लिए बताया था? रा बोलते हैं, आपके सोचने के तरीके के अनुसार प्रतिक्रियाएं हम दे सकते हैं और हम देंगे। हालांकि महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एक घनत्वता से दूसरी घनत्वता में परिवर्तन तो होता है। पॉजिटिव नेगेटिव झुकाव एक ऐसी चीज है जो छठे स्तर तक आते आते पूरी तरह से इतिहास बन जाता है, यानी ड्युअलिटी रह ही नहीं जाती। इसलिए हम आपकी माया के समय निरंतरा में ही बात करेंगे, जिसमें हम पांचवी घनत्वता के लिए पॉजिटिव बनाम नेगेटिव कटाई के आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। नेगेटिव झुकाव वाले चौथी घनत्वता की इकाइयों का एक बड़ा प्रतिशत चौथी से पांचवी घनत्वता के अनुभव को नेगेटिव पथ पर जारी रखता है, क्योंकि ज्ञान के बिना उनमें करुणा और दूसरे की सहायता करने की इच्छा नहीं होती है और उन्हें इससे अच्छे से जानकारी भी नहीं होती है। इस प्रकार हालांकि चौथी घनत्वता के अनुभव के दौरान नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ना भी चाहें तो उनकी ध्रुवीयता में लगभग 2% की कमी आ जाती है और हम पाते हैं कि लगभग 8% नेगेटिव झुकाव वाली इकाइयां ही पांचवी घनत्वता में पहुंच पाती हैं। यानी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसमें से बहुत मुश्किल होती है और सिर्फ 8% ही आगे पहुंच जाती है। डॉन कहते हैं, ठीक है, वास्तव में ये पूछ रहा था कि पॉजिटिव दिशा में तीसरी से चौथी में पहुंचने के लिए 50% की आवश्यकता है और नेगेटिव दिशा में जाने के लिए 95% की आवश्यकता है। तो क्या चौथी से पांचवी में ग्रेजुएशन के लिए ये दोनों मामलों में लगभग 100% पहुंच जाएगा? चौथी से पांचवी घनत्वता में जाने के लिए क्या एक इकाई का झुकाव नेगेटिव रूप से 99% और पॉजिटिव रूप से 80% होना चाहिए? तो रा बोलते हैं, अब हम सवाल को समझ गए हैं। इसका जवाब आपके शब्दों में देने में गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि चौथी घनत्वता में आपको दृश्य सहायता यानी विजुअल एड्स या ट्रेनिंग संबंधी सहायता यानी ट्रेनिंग एड्स मिलती है, जो माध्यमों के असर को जल्दी से कम करके ध्रुवीकरण यानी चॉइस बैलेंसिंग करने में इकाई की अपने आप सहायता करते हैं। इस प्रकार आपके ऊपर की घनत्वता को अधिक स्थान समय लेना चाहिए, यानी माध्यम कटना शुरू हो जाते हैं इनके कारण, इन एड्स के कारण, और हम जल्दी से जल्दी अपनी चॉइस पे आते हैं।
दूसरों की सेवा के पॉजिटिव झुकाव वाली इकाइयों में लोग सामंजस्यपूर्ण तरीके से अपने उद्देश्य में 98% तक पहुंच सकते हैं। हालांकि पांचवी घनत्व में पहुंचने के लिए आवश्यक योग्यता में समझदारी शामिल है, यानी प्रेम प्रकाश के अलावा समझदारी भी बहुत जरूरी है। यही फिर चौथी से पांचवी घनत्व में जाने के लिए प्रमुख योग्यता बन जाती है। ग्रेजुएशन को प्राप्त करने के लिए इकाई की क्रियाओं, चालों और नृत्य को समझने में सक्षम होना चाहिए, यानी जो भी वो कार्य कर रहा है, किस तरह कर रहा है और जीवन में किस तरह अनुभव ले रहा है, इन्हीं को क्रियाएं, चालों और नृत्य, जीवन का नृत्य बोला गया है। इस समझदारी को नापने के लिए कोई प्रतिशत वर्ण योग नहीं है। यह पैमाना है कि आप अपनी अवधारणा यानी परसेप्शंस से भी कितने निपुण हैं। इसे रोशनी द्वारा मापा जा सकता है। प्रेम करने, स्वीकार करने और रोशनी यानी ज्ञान को एक निश्चित तीव्रता से उपयोग करने की क्षमता, इस प्रकार दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव झुकाव के चौथी से पांचवी घनत्व की कटाई के लिए ये आवश्यक होता है। डॉन बोलते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि क्रिस्टलीकृत इकाई से आपका क्या मतलब है? रॉ बोलते हैं, हमने इस विशेष शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि आपकी भाषा में इसका काफी स्पष्ट अर्थ है। जब आपके भौतिक पदार्थ की एक क्रिस्टलीय संरचना बनती है, तो प्रत्येक अणु यानी मॉलिक्यूल में मौजूद तत्व व्यवस्थित रूप से दूसरे अणु के तत्व के साथ बंधे होते हैं, यानी जुड़े होते हैं, टाइट कॉम्बिनेशन। इस प्रकार इसकी संरचना नियमित होती है। और जब ये पूरे और अच्छे तरीके से क्रिस्टलीकृत होते हैं, तो इनमें कुछ गुण होते हैं। ये बिखरते या टूटते नहीं, ये बिना प्रयास के बहुत मजबूत होते हैं और ये चमकदार होते हैं। ये रोशनी को एक सुंदर परावर्त रिफ्लेक्शन में बदल देता है, जिसे देखना लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए तो इनके शरीर चमकते हैं। डॉन आगे बोलते हैं, हमारे गुप्त साहित्य में कई शरीरों के बारे में बताया गया है। मेरे पास भौतिक शरीर, इथरिक, भावनात्मक, सूक्ष्म और मानसिक शरीर की ये सूची है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या यह सूची सही है? और क्या आप मुझे इनमें से प्रत्येक के उपयोग और उद्देश्यों और प्रभावों इत्यादि के बारे में बता सकते हैं? या और भी कोई शरीर है जो हमारे मन, शरीर, आत्मा परिसर में हो सकता है? तो मैं अभी अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक इमेज दिखा दीजिए 1 मिनट के लिए। मुझे मालूम है सब लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड है। अभिषेक जी, इमेज दिखा देंगे? जी हाँ। यहाँ हम 7 शरीरों के रंगों पे कंसंट्रेट करेंगे। देख लीजिए, ये 7 रंग इंद्रधनुष के समान है, बस एक याद दिलाने के लिए। थैंक यू अभिषेक जी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रॉ उत्तर देते हैं, आपके सवाल का पूरी तरह से जवाब देने में इस तरह से तो कई सत्र लग जाएंगे, क्योंकि विभिन्न शरीरों के बीच का संबंध और अलग अलग परिस्थितियों में प्रत्येक शरीर के प्रभाव का अध्ययन बहुत बड़ा विषय है। हालांकि हम आपके दिमाग को फिर से वहां ले जाएंगे और वास्तविक रंगों के स्पेक्ट्रम और आपके ऑक्टेव की विभिन्न घनत्वताओं को समझने में इसका उपयोग करेंगे। संरचना और अनुभव में मैक्रोकॉज्म से माइक्रोकॉज्म तक हमारे पास 7 नंबर दोहराए गए हैं। मैक्रोकॉज्म पूरे एक बड़े सांचे का छोटा सा भाग और माइक्रो सबसे छोटा भाग, इस तरह से बताया गया है। इसलिए केवल ये उम्मीद की जा सकती है कि जहां 7 बेसिक शरीर होंगे, कि वहां 7 बेसिक शरीर होंगे, जिन्हें हम शायद अधिक स्पष्टता के लिए यदि लाल किरण शरीर इत्यादि कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि हम जानते हैं कि आप इन शरीरों को रंग किरणों के साथ दर्शाना चाहते हैं। ये इसलिए भ्रमित करने वाला होगा क्योंकि अलग अलग शिक्षकों ने अपने सीखने सिखाने में इसे अलग अलग शब्दों में समझाया है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर को कोई एक नाम दे सकता है, तो कोई इसका अलग नाम खोज सकता है। तो इसलिए रॉ कहते हैं कि हम रंगों के हिसाब से समझेंगे, नाम से नहीं। पहला, लाल किरण शरीर आपका रासायनिक शरीर है, केमिकल। हालांकि ये वो शरीर नहीं है जो आपके पास भौतिक पहनावे आवरण के रूप में है। ये शरीर का ऐसा पदार्थ है जिसे बनाया नहीं जा सकता है। ये बिना रूप का बेसिक शरीर है,
ये बेसिक निराकार पदार्थ के शरीर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को समझने से ऐसे इलाज हैं जो किए जा सकते हैं। जब केमिकल एलिमेंट के केमिकल नेचर पता चल सकते हैं तो इलाज सरल हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज रे बॉडी भौतिक शरीर है। ये शरीर अभी भी वो शरीर नहीं है जिसमें आप रहते हैं, बल्कि वो शरीर है जो आत्म जागरूकता के बिना बनी है। ये वो शरीर है जो माँ के गर्भ में मन और आत्मा के आने से पहले होता है, यानी पूरा शरीर बनने से पहले। ये शरीर मन और आत्मा के निवास के बिना भी रह सकता है, हालांकि ऐसा कम ही होता है। येलो रे बॉडी बॉडी आपका भौतिक शरीर है, जिसे आप इस समय जानते हैं और जिसमें आप माध्यम का अनुभव करते हैं। इस शरीर में मन, शरीर, आत्मा की विशेषताएं हैं और ये भौतिक माया के बराबर है, यानी हमारी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, छोटे से बड़ा होना, बच्चे से बुजुर्ग, छोटा बड़ा बुजुर्ग, इसी तरह की लाइफ साइकिल, उसी को माया कहा। ग्रीन रे बॉडी वो बॉडी है जिसे आध्यात्मिक विषय की सभा में देखा जा सकता है, जहां एक्टोप्लाज्म होता है। दोस्तों, एक्टोप्लाज्म एक तरह का धुआं है जो समाधि में या ध्यान में बैठने से नाक से निकलता है, जिसमें पूरे जीवन चक्र दिखाया जाता है। ये हल्का शरीर है जो जीवन के साथ घनिष्ठता, डेंसिटी से भरा हुआ है। आप इसे कुछ अन्य शिक्षाओं के अनुसार सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं। अन्य लोगों ने इसी शरीर को आकाशीय इथरिक शरीर भी कहा है। हालांकि ये इस अर्थ से सही नहीं है, क्योंकि आकाशीय इथरिक शरीर प्रवेश द्वार का वो शरीर है जहां बुद्धिमान ऊर्जा मन, शरीर, आत्मा परिसर को सांचे में डालने में सक्षम है। यानी मरने के बाद और दूसरे जन्म में पैदा होने से पहले उसके बीच में जो सांचे में ढाला जाता है नया जीवन, उसके बारे में बात हो रही है। लाइट बॉडी या ब्लू रे बॉडी को देवी देवताओं का शरीर कहा जा सकता है। इस शरीर के कई अन्य नाम हैं, विशेष रूप से भारतीय सूत्रों या लेखों में, क्योंकि इन लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस क्षेत्रों में खोज की है और अलग अलग तरह के देवी देवताओं के शरीरों को समझा है। प्रत्येक घनत्वता में कई कई प्रकार के शरीर होते हैं, बहुत कुछ आपके जैसे होते हैं, या ये भी कहा जाता है कि ये देवी देवता हमारे ही कॉपी है या हम ही है, हम ही थे, और ये हमें कई बार मेडिटेशन में दिखते हैं और हम क्या करते हैं, हम इसकी मूर्ति बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो रे बॉडी, जिन्हें हम इथरिक बॉडी कहना पसंद करते हैं, प्रवेश द्वार का शरीर है, यानी यहाँ से रचिता तक जाने का रास्ता। इस शरीर रूप का अपना पदार्थ होता है और आप इस शरीर को केवल प्रकाश के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये अपनी इच्छा के अनुसार खुद को ढाल सकता है। जैसे कि हमने सुना था, रॉ का शरीर भी प्रकाश का शरीर है और वो अपने शरीर को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। वॉलिट शरीर को शायद उस रूप में समझा जा सकता है जिसे आप बुद्ध शरीर, रेनबो बॉडी कह सकते हैं, या वो शरीर जो पूर्ण है। दोस्तों, बुद्ध का शरीर एक पूर्णता को प्राप्त हुआ था, वो अपने शरीर को किसी भी रूप में ढाल सकते थे। इनमें से प्रत्येक शरीर का प्रभाव इकाई के जीवन के अस्तित्व पर पड़ता है। इसके बीच के संबंध कई हैं और काफी जटिल है, यानी कनेक्शन मुश्किल से समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल है इसको समझना। शायद एक सुझाव जो हम यहाँ दे सकते हैं वो ये है कि इंडिगो रे बॉडी का उपयोग हीलर द्वारा किया जा सकता है, जब हीलर अपनी चेतना को इस इथरिक अवस्था में रखने में सक्षम हो जाता है। वॉयलेट रे या बुद्ध शरीर हीलर के लिए समान रूप से प्रभावशाली है, क्योंकि इसके भीतर पूर्णता की भावना होती है जो कि सभी के साथ वहां है, एकता के बेहद करीब है। ये शरीर प्रत्येक इकाई का हिस्सा है और उनका उचित उपयोग करके और उनको समझकर, हालांकि तीसरी घनत्व की कटाई के दृष्टिकोण से ये काफी बहुत विकसित है, फिर भी जो माहिर है उनके लिए उपयोगी है। दोस्तों, हमारे यहाँ कई मंक संत हुए हैं जिन्होंने इस रेनबो बॉडी को अटेंड किया है। आगे डॉन बोलते हैं, इस पीले किरण वाले शरीर से मुझे शारीरिक मृत्यु के तुरंत बाद किस तरह का शरीर मिल सकता है? तो रॉ बोलते हैं, आपके पास सारे शरीरों की क्षमताएं होती हैं, यानी कि आपको किसी भी तरह का शरीर मिल सकता है। तो यहाँ हम समझते हैं कि कंपनता के अनुसार ही हमें अगला शरीर मिलता है। डॉन बोलते हैं, वे पीली रे बॉडी की क्षमता का उपयोग उस रासायनिक व्यवस्था को बनाने के लिए किया जाता है जो अब मेरे पास एक भौतिक शरीर के रूप में है। क्या ये सही है?
रॉ बोलते हैं, ये केवल इसलिए गलत है कि आपके वर्तमान जन्म में पीले रंग का शरीर अभी अपनी क्षमता में नहीं है, बल्कि सक्रिय हो रहा है। ये वो शरीर है जो मैनिफेस्ट हो रहा है, यानी अभी पूरी तरह से ये शरीर बना नहीं है, अभी ये प्रक्रिया चल रही है, एक्टिवेटेड है। डॉन बोलते हैं, तब इस जन्म से मृत्यु के बाद हमारे पीले रे शरीर में अभी भी क्षमताएं होती हैं, लेकिन फिर शायद सामान्य तौर पर हम कहें तो हमारे ग्रह की आबादी के मृत्यु के बाद सामान्य रूप से हरे रे शरीर मैनिफेस्ट होंगे। रा बोलते हैं, तुरंत नहीं। पहला शरीर जो मृत्यु के बाद खुद को सक्रिय करता है वो रूप निर्माता यानी शेप देने वाला फॉर्म मेकर या इंडिगो रे शरीर है। ये शरीर जिसे आप का कहते हैं, ये तब तक बना रहता है जब तक कि ये ऑरा ईथर में प्रवेश नहीं करती और इकाई के टोटल सेल्फ द्वारा इसकी समझ पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाती है। एक बार ये प्राप्त हो जाने के बाद अगर सक्रिय होने वाला शरीर उचित शरीर ग्रीन रे है तो उसे ग्रीन रे वाला शरीर मिलता है। डॉन आगे बोलते हैं, मैं एक बयान देता हूं और देखते हैं कि क्या मैं सही हूं। मृत्यु के बाद यदि कोई इकाई अनजान है तो वो इन शरीरों में से किसी एक शरीर को सक्रिय करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक ना हो जाए, तब तक ये हो सकता है कि वो पृथ्वी से बंधा हुआ अर्थबाउंड आत्मा बन जाए, जिसे हम भूत भी समझते हैं, और तब संभव हो कि ये इनमें से किसी भी शरीर को सक्रिय कर दे, या फिर से लाल से शुरू होकर बैगनी तक जाना होगा। रा बोलते हैं, उचित प्रोत्साहन के निर्धारण से ये सही है। तो डॉन बोलते हैं, कौन से प्रोत्साहन पृथ्वी से बंधी हुई आत्मा या लंबे समय तक रहने वाले भूत प्रेत बनाते हैं? रॉ बोलते हैं, इसके लिए प्रोत्साहन उन्हें खुद की इच्छा शक्ति से मिलता है। यदि पीली किरण मन शरीर आत्मा यानी व्यक्ति की इच्छा है जो उससे अधिक मजबूत है, जो उसकी प्राप्ति की दिशा में भौतिक मृत्यु के प्रगतिशील प्रेरणा से आता है, यानी कि यदि ये इच्छा पिछले अनुभव पर ज्यादा केंद्रित है तो उस इकाई की पीली किरण का ढांचा हालांकि अब सक्रिय नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से निष्क्रिय भी नहीं होती है, और जब तक इच्छा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती वो इकाई बंधा रहता है। ये अक्सर तब होता है जब किसी इकाई की अचानक मृत्यु हो जाए और साथ ही साथ इस इकाई का लगाव किसी वस्तु या किसी अन्य इकाई के साथ होता है। यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो सडन डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उस समय चॉइस करना होता है कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। लेकिन पीछे जो धरती पे लोग छूट गए हैं, रिलेटिव्स या जो भी जिससे हमें डिजायर है, जिससे हमें लगाव है, उनकी तरफ खिंचाव होने से व्यक्ति सही चॉइस नहीं कर पाता, बीच में लटक जाता है। डॉन कहते हैं, ठीक है, तो मृत्यु के बाद नारंगी किरण सक्रिय एक्टिवेशन इस ग्रह के साथ अक्सर होता है। तो रा बोलते हैं, ये कभी कभार ही होता है। इस तरह के मैनिफेस्टेशन होते हैं। कभी कभी दूसरी इकाई का लगाव या इच्छा शारीरिक मृत्यु से गुजरने वाले इकाई के साथ इतनी होती है कि उसका झलक या आभास यहाँ पर रह जाता है। वह नारंगी किरण है, वो काफी दुर्लभ है। यदि उस दूसरी इकाई की इच्छा इतनी होती है कि वो इस इकाई को बुला सके जो शारीरिक रूप से यहाँ नहीं है, तो उस इकाई की भी उसी तरह की इच्छा होती है कि उसे बुलाया जाए। इस प्रकार जो मैनिफेस्टेशन होता है वो पीले किरण के ढांचे में होता है। यानी ये दो तरीके से हो सकता है। धरती पर रहने वाला व्यक्ति मृत व्यक्ति को बार बार बुलाता है और मृत व्यक्ति भी ये चाहता है कि धरती के लोग मुझे बुलाएं, तभी ये स्थिति उत्पन्न होती है और ये मैनिफेस्टेशन होता है। डॉन आगे बोलते हैं, पृथ्वी की आबादी का बड़ा प्रतिशत, जैसे कि वो जो भौतिक रूप से गुजर जाते हैं, तो वो क्या सक्रिय करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? रॉ बोलते हैं, इस कार्य का अंतिम पूर्ण सवाल होगा। यदि कोई इकाई एक सामान्य प्रक्रिया से सौहार्दपूर्ण रास्ते से अपने पीले किरण शरीर के मैनिफेस्टेशन से जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी मन और आत्मा ऑरा इथरिक या इंडिगो शरीर में आराम करता है, जब तक कि वो इकाई जिस जगह जन्म लेना चाहता है और उस अनुभव की तैयारी शुरू नहीं कर देता है जिसमें वो मैनिफेस्ट होता है, जो कि इथरिक ऊर्जा द्वारा सांचे में ढाला जाता है तथा सक्रिय और मैनिफेस्ट होता है। ये इंडिगो बॉडी बुद्धिमान ऊर्जा होने के नाते नई मृत आत्मा को एक दृष्टिकोण और एक जगह प्रदान करता है जहां से वो
इस अनुभव को देख सकते हैं जो उन्होंने अभी मैनिफेस्ट किया है। यानी यहाँ पूरा डिसीजन लिया जाता है कि कहाँ पैदा होंगे, माँ बाप कौन होंगे, कौन कौन से माध्यम लगाने हैं, कब कब लगाने हैं। तो वो अपनी लास्ट लाइफ के जो भी लास्ट अनुभव ले रहा होता है उससे आगे की यात्रा शुरू करता है। क्या कोई संक्षिप्त प्रश्न है जिसका हम जवाब दे सकते हैं? तो डॉन बोलता है, मैं केवल ये पूछता हूँ कि क्या हम उपकरण को अधिक आरामदेह बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कुछ कर सकते हैं? यानी कार्ला के लिए हम कुछ कर सकते हैं? तो रा बोलते हैं, साज सज्जा को आंख और आत्मा द्वारा ईमानदारी से मापा जाता है। आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, सब ठीक है। महत्वपूर्ण ऊर्जाओं के निरंतर निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए कार्ला पर ध्यान दें। उसे अपनी स्वयं की भौतिक शक्तियों पर कार्य करना होगा, क्योंकि ये दुर्बलता उसके खुद की स्वतंत्र इच्छा से लाया गया था। यानी कार्ला चाहती थी कि वो इंस्ट्रूमेंट बने, जानकारियां दूसरों तक पहुंचाए, और इसीलिए उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। आगे रा बोलते हैं, हम रॉ हैं। हम आपको अब अनंत रचयिता के प्रेम में और रोशनी में छोड़ रहे हैं। इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़े। आदरणीय मेरे दोस्तों, आदरणीय वसु, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.